नमस्कार। मैं धर्मेंद्र कुमार, प्रवक्ता रचना शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र जौनपुर। आज हम चर्चा करेंगे DED ID एंड HI सेमेस्टर 4 का यह कॉमन पेपर है। पेपर नंबर है 11। पेपर का नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटीज़, अर्थात दिव्यांगजन बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा। पेपर 11 का 2 यूनिट है एक्सेसिंग इंक्लूसिव एजुकेशन, अर्थात समावेशी शिक्षा की सुगमता। अब 2 यूनिट की सब यूनिट जो है 2.4, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके पहले आप लोग को 2.1 से लेकर के 2.3 तक आप लोग को ऑनलाइन टीचिंग पढ़ा दिया गया है। तो 2.4 में है क्लासरूम मैनेजमेंट एंड टीचिंग स्ट्रैटेजीज, कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग, अर्थात शिक्षण कक्ष प्रबंधन और शिक्षण रणनीति। शिक्षण कक्ष प्रबंधन और शिक्षण रणनीति के अंतर्गत है सहकारी शिक्षा और सहकर्मी शिक्षा। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम देखते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होता है, जिसे हम शिक्षण कक्ष प्रबंधन कहते हैं। तो शिक्षण कक्ष प्रबंधन में वे सभी चीज़ें सम्मिलित होती हैं जो एक शिक्षक विद्यार्थियों, स्थान, समय एवं सामग्री की व्यवस्था के लिए करता है। ठीक है, जिससे विषय के अनुदेश एवं विद्यार्थी के अधिगम को संभव बनाया जा सकता है। इन सभी में शिक्षक संप्रेषण करते हैं, जो शिक्षक के रूप में उनके स्तर तथा शिक्षण कक्ष प्रबंधन की क्षमता में योगदान देता है। इन सभी के साथ शिक्षक बिना नखरे, बिना अपमान एवं बिना कठोर भाषा के स्वानुशासन एवं अच्छा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उनकी प्रबंधन योजना कभी भी दूसरों के लिए कष्टदायी नहीं होती है। यहाँ तक कि जब बच्चों द्वारा चुनौतियों की अवहेलना की जाती है, तब भी वे सहानुभूति के नियमों के साथ जीते हैं। शोध बताता है कि विद्यार्थी जितना समय तक सीखने में सक्रिय रूप से व्यस्त रहते हैं, वह उनकी उपलब्धि में दृढ़ता से योगदान देता है तथा सीखने के लिए समय की उपलब्धता शिक्षकों के निर्देशात्मक एवं प्रबंधनीय कौशल द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, इसका तात्पर्य है कि शिक्षक उचित योजना बनाए एवं अच्छी तैयारी करे, व्यवस्थित रहे, विद्यार्थियों को अधिक से अधिक समय तक कार्य में लगाए, विद्यार्थियों को सक्रियता के साथ व्यस्त रखे एवं समय का सुनिश्चित उपयोग कराएं, जैसी बहुत लंबी सूची हो सकती है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत कुछ राइटर भी जो अपना मत व्यक्त किए हैं। तो पहले जो राइटर है मोस्कोविट्स एवं हेमन 1976 के अनुसार, कौन है? मोस्कोविट्स एवं हेमन 1976 के अनुसार, एक बार जब शिक्षक अपने शिक्षण कक्ष का नियंत्रण खो देता है तो यह उनके लिए पुनः नियंत्रण में लाना बहुत कठिन हो जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, जब एक बार शिक्षक अपने शिक्षण कक्ष का नियंत्रण खो देता है तो क्या होता है, उसको दोबारा उस तरीके से भी नियंत्रण करने में क्या होती है, समस्या होती है। ठीक, दूसरे राइटर जो है वर्लाइनर 1988, ब्रोफी एवं गुड 1986 के, ठीक है, का शोध भी यह दर्शाता है कि एक शिक्षक जितना समय खराब कक्षा प्रबंधन कौशल के कारण उत्पन्न दुर्व्यवहार को सही करने के लिए लेता है, परिणाम स्वरूप उससे शिक्षण सही करने के लिए लेता है, परिणाम स्वरूप उससे शिक्षण कक्षा में क्या होता है, शैक्षणिक व्यस्तता की दर में कमी आती है। ठीक है, बहुत से विशेषज्ञ मानते हैं कि वर्तमान में शिक्षण कक्ष प्रबंधन पहले की तुलना में अधिक
बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। इसी प्रकार से विशेषज्ञों ने पाया है कि पुरस्कार एवं दंड पर आधारित शिक्षण कक्ष प्रबंधन के पारस्परिक उपागम आज कम प्रभावशाली दिखते हैं। इन सभी पर ध्यान देते हुए बहुत से शिक्षक शिक्षण कक्ष प्रबंधन में नए उपागमों का प्रयोग कर रहे हैं, जो न सिर्फ बेहतर कार्य करते हैं बल्कि अच्छे पाठ भी सिखाते हैं। ये शिक्षक सही कार्य करने हेतु एक आंतरिक प्रेरणा पैदा करने की आशा करते हैं, ठीक है, जिससे विद्यार्थी सामाजिक तौर पर जिम्मेदार तरीके से व्यवहार करेंगे, क्योंकि वे डर से दूर रहना चाहते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि जब विद्यार्थी पाठ्यक्रम को व्यस्त रखने में योगदान एवं उपयुक्त पाए जाते हैं तो शिक्षण कक्ष प्रबंधन अधिक सरल हो जाता है, ठीक है। अर्थात कक्षा क्लासरूम मैनेजमेंट का तात्पर्य है कि शिक्षक को ऐसे कक्षा की व्यवस्था करना है जिसके तहत सभी प्रकार के बच्चों, चाहे वो दिव्यांग हो चाहे वो सामान्य हो, सभी प्रकार के बच्चों को सही तरीके से समायोजित किया जा सके, अर्थात सही तरीके से ऐसे बच्चे समावेशी शिक्षा को ग्रहण कर सके, है ना। और क्या है कि इसके अंतर्गत शिक्षक इस तरह की कक्षा की व्यवस्था करता है, जैसे मान लीजिए जो डिसेबल्ड बालक है उनके अनुसार उनके जो उसके अंतर्गत जो फिजिकल रूप से डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके अनुसार सीट प्लान, यानी उनकी सीट बैठने की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, कक्षा में किस प्रकार का वातावरण होना चाहिए, और ऐसे बच्चों को किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना ना हो, जिससे बच्चे किसी प्रकार की शिक्षा, ऐसे बच्चे किसी प्रकार से या जो समावेशी शिक्षा को सीखने में समस्या का सामना करना पड़े, ठीक है। तो कक्षा व्यवस्था प्रबंधन, शिक्षण कक्ष प्रबंधन का मतलब ही है कि ऐसी व्यवस्था, ऐसे शिक्षण कक्ष की व्यवस्था करने से है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के बच्चे सही तरीके से समायोजित हो सके, ठीक है। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि टीचिंग स्ट्रेटजीज क्या है, जिसे हम शिक्षण रणनीति कहते हैं। शिक्षकों द्वारा विभिन्न शिक्षा अधिगम स्थितियों में 8 शिक्षण रणनीतियों का उपयोग किया जाता है। इनमें से प्रत्येक रणनीति शिक्षकों द्वारा अभी भी एक स्थिति से दूसरी स्थिति में उपयोग की जाती है। इन सभी को शिक्षा के क्षेत्र में समान महत्व एवं सम्मान दिया जाता है। इनमें से 2 अत्यंत उपयोगी शिक्षण रणनीति, जिसे हम क्या कहते हैं, सहकारी शिक्षण तथा सहकर्मी शिक्षण, जिसे हम कोऑपरेटिव लर्निंग और पीयर ट्यूटरिंग, है ना, कहते हैं। इसके बारे में यहाँ व्याख्या किया जा रहा है, ठीक है। तो पहले आइए देखते हैं कि कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है, जिसे हम सहकारी शिक्षण कहते हैं, ठीक। समाज अपने सदस्यों के सहयोग के बिना जीवित नहीं रह सकता, परंतु समाज के व्यक्ति जीवित रहते हैं क्योंकि इसके सदस्यों के सहयोग ने उत्तर जीवन को संभव बना दिया है, ठीक है। यह कोई लाभ प्रदान करने वाला व्यक्ति नहीं है जिसने ऐसा किया, बल्कि व्यक्तियों का समूह है। मानव समाज में जिनका अधिक जीवित रहना संभव होता है उन्हें उनके लिए समूह द्वारा योग्य बनाया जाता है। यह किसके अनुसार है? एशली एवं मोटांगू 1965 के अनुसार इन्होंने अपना मत व्यक्त किया है, ठीक है। विद्यार्थी एक दूसरे से कैसे बातचीत करें, यह अनुदेशन का एक उपेक्षित पहलू है। विद्यार्थियों एवं सामग्री जैसे पाठ्यपुस्तकें, पाठ्यक्रम क्रियाओं के बीच उपयुक्त बातचीत व्यवस्थित करने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण में अधिक समय दिया जाता है तथा कुछ समय दिया जाता है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों के साथ कैसे बात करनी चाहिए, ठीक है। परंतु विद्यार्थी एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करें, उसको अपेक्षाकृत उपेक्षित किया जाता है, जबकि ऐसा किया जाना उचित नहीं है।
शिक्षकों द्वारा विद्यार्थी से विद्यार्थी की बातचीत की रचना कैसे की जाती है, उससे स्पष्ट हो सकता है कि विद्यार्थी कितनी अच्छी तरह सीख सकते हैं। वे विद्यालय एवं शिक्षक के बीच विषय में कैसा महसूस करते हैं, वे एक दूसरे के विषय में कैसा महसूस करते हैं तथा उनके पास कितना आत्मविश्वास है। ठीक है। 1960 के दशक के मध्य में सहकारी शिक्षा या शिक्षा से लोग अनभिज्ञ थे तथा शिक्षकों द्वारा मुख्य रूप से उपेक्षित किया जाता था। प्रारंभिक, माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय शिक्षा पर प्रतिस्पर्धात्मक एवं वैयक्तिक शिक्षण का प्रभुत्व था। ठीक है। प्रतिस्पर्धा के प्रमुखता वाले शैक्षणिक विचार को बी.एफ. स्किनर के कार्यक्रम, किसके अनुसार के कार्यक्रम? बी.एफ. स्किनर के कार्यक्रम शिक्षण एवं व्यवहार परिमार्जन पर किए गए कार्य के आधार पर वैयक्तिक शिक्षा द्वारा चुनौती दी गई थी तथा शैक्षणिक अभ्यास एवं विचार में परिवर्तन आया है। ठीक है। वर्तमान में प्रायः सभी स्तर पर सहकारी शिक्षा स्वीकृत एवं विशिष्ट अनुदेशात्मक तरीका है। अब सहकारी शिक्षा को सभी विषयों में तथा सभी उम्र के विद्यार्थियों के लिए दुनिया के सभी विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में उपयोग किया जा रहा है। ठीक है। अब ऐसी अनुदेशात्मक विधियां शिक्षक के जनरल अथवा अनुदेशात्मक सामग्री पर विषय वस्तु को पाना कठिन हो गया है। ठीक। जो सहकारी शिक्षा की बात नहीं करते हैं। सहकारी शिक्षा की सामग्री को दर्जनों भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। अतः अब सहकारी शिक्षा एक स्वीकृत एवं अत्यधिक अनुशासित अनुदेशात्मक प्रणाली हो गई है। ठीक है। अर्थात जो टीचिंग स्ट्रेटजीज की जो शिक्षण रणनीति के अंतर्गत जो कोऑपरेटिव लर्निंग रणनीति है, इसके अंतर्गत यह कहा गया है कि जो भी शिक्षक कैसे एक विद्यार्थी से दूसरे विद्यार्थी को कैसे बातचीत करनी चाहिए, इसके बारे में उन्होंने बताया है। इसके रणनीति के तहत उन्होंने इसके बारे में समझाया है तथा शिक्षक को कैसे अपने विद्यार्थियों के साथ किसी विषय वस्तु पर कैसे बातचीत करनी चाहिए, है ना। और इसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि यह जो कोऑपरेटिव लर्निंग है, इस रणनीति के अंतर्गत कहाँ कहाँ का विद्यालय से लेकर के विश्वविद्यालयों तक, ठीक है, सभी विश्वविद्यालयों तक भी इसके बारे में, इस रणनीति के बारे में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और इसके अंतर्गत दर्जनों भाषा अर्थात 1 से लेकर के 12, हाँ, 1 से लेकर 7, 8 या 10 भाषा में इसका क्या किया गया है? अनुवाद किया गया है ना। ठीक। इसी प्रकार से दूसरी जो रणनीति है वह है सहकर्मी शिक्षण, जिसे हम पीयर ट्यूटरिंग बोलते हैं। ठीक है। सहकर्मी शिक्षण प्रारूप का उपयोग क्रमिक तौर पर 1975 में प्रारंभ किया गया, परंतु इसकी लोकप्रियता इसके उपयोग के संदर्भ में शोध साक्ष्यों के उपरांत 20वीं शताब्दी के अंत में कब आया? 20वीं शताब्दी के अंत में देखी गई। सहकर्मी शिक्षण के अध्ययन विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन सहित कई क्षेत्रों में किए जाने के साथ साथ कौशल क्षेत्र जैसे पढ़ने एवं हिज्जे करने में भी किया गया है। पढ़ने और हिज्जे का मतलब होता है कि पढ़ने के लिए, और हिज्जे का मतलब होता है किसी शब्द का, जैसे मान लीजिए हम बच्चे को कैट के बारे में बता रहे हैं, जैसे बच्चों को पूछते हैं कैट माने क्या होता है, तो बच्चे ने बता दिया कैट माने बिल्ली होता है, लेकिन कैट की स्पेलिंग क्या होती है उसके बारे में पूछा जाता है। तो मान लीजिए वो बच्चा क्या बताता है, CAT कैट, तो कैट माने बिल्ली। अर्थात हिज्जे का अर्थ है कि जो शब्द, जो अंग्रेजी में जो शब्द पूछा जाए उसकी स्पेलिंग क्या होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? हिज्जे कहते हैं। ठीक है। तो सहकर्मी शिक्षण को शिक्षण कक्ष में भी प्रभावी तौर पर क्रियान्वित किया गया है, जिसमें विविध आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया है, जैसे अक्षमताग्रस्त विद्यार्थी तथा जिन विद्यार्थियों की अंग्रेजी द्वितीयक भाषा है।
कौन कौन से? जो दिव्यांग बच्चे हैं और जिनकी भाषा कौन सी है, द्वितीयक भाषा कौन सी है, अंग्रेजी है। ठीक है, उसके बारे में भी यहाँ चर्चा किया गया। ठीक, सहकर्मी शिक्षण एक साधारण शब्द है जो कई शिक्षण प्रारूपों को सम्मिलित करता है। ठीक है, सभी विधियों की संरचना विद्यार्थियों का अभ्यास, प्रत्युत्तर एवं प्रतिपुष्टि बढ़ाने के लिए की गई है। अतः प्रायः इसके परिणाम तो विद्यार्थी की प्रेरणा एवं उपलब्धि में वृद्धि होती है। ये प्रारूप अलग होते हैं कि कैसे शिक्षण जोड़े तैयार किए गए हैं, कैसे शिक्षण विषय कार्य विकसित किए गए हैं तथा कितनी व्यापकता से शिक्षक का उपयोग किया गया है। उदाहरण के लिए प्रतिकूल उम्र शिक्षण में विशेषक अधिक शिक्षक विशेषक शिक्षक अधिक से अधिक उम्र का विद्यार्थी होता है तथा जबकि पारस्परिक सहकर्मी शिक्षण एवं कार्य सहकर्मी शिक्षण में दोनों विद्यार्थी समान उम्र के होते हैं तथा भूमिका बदल भी सकती है। अलग उम्र एवं पारस्परिक सहकर्मी शिक्षण में आमतौर पर शिक्षक सामग्री की जानकारी करने और फिर दूसरे विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, जबकि शिक्षण का सहकर्मी शिक्षण में शिक्षक की जिम्मेदारी अधिक होती है। सहकर्मी सहायक शिक्षण की रणनीतियाँ एक सहकर्मी क्रिया है जिस पर एलकेजी से लेकर कक्षा 12 तक, कितना? एलकेजी से लेकर के कक्षा 12 तक, ठीक है, शोध किया जा चुका है। इस शिक्षण कार्यक्रम की संरचना विद्यार्थियों को पठन एवं अन्य शैक्षणिक कौशल क्षेत्रों में सुधार हेतु सहयोग के लिए की गई है। ठीक है, पठन कार्यक्रम के चरण है कौन कौन से हैं? पूर्वान अनुमान लगाना, ठीक है, साझेदारी पठन, पुनः बताना एवं संक्षिप्तीकरण। पूर्वानुमान मतलब कि किसी भी कौशल के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में पहले से उसके बारे में अनुमान लगाना ही पूर्वानुमान कहता है। ठीक है, साझेदारी मतलब किसी भी कौशल को, साझेदारी पठन मतलब किसी भी कौशल को मिलजुल कर पढ़ना, है ना। किसी भी कौशल या विषय वस्तु को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर पठन करना ही साझेदारी पठन कहलाता है। दूसरा है पुनः बताना, अर्थात जो बच्चा किसी कौशल को नहीं एक बार में सीख रहा है तो उसे क्या करना है, आपको दोबारा बताना है। ठीक है, अब लास्ट में है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण का मतलब है किसी भी कौशल को छोटे छोटे भागों में करके ही सिखाना ही संक्षिप्त, मतलब किसी भी चीज़ का छोटे रूप में ही बताना ही संक्षिप्तीकरण कहलाता है। ठीक है, इस कार्यक्रम में मजबूत पाठक विशेषज्ञ सहकर्मी शिक्षक होता है। विद्यार्थी इसके पूर्वानुमान से प्रारंभ करते हैं जिसे उन्हें पढ़ना है। इसके बाद वे समान अंश को सशक्त पाठक के साथ पढ़ते हैं, फिर सशक्त अंश को पुनः बताने के लिए कमज़ोर पाठक का सहयोग करता है और फिर निम्नलिखित क्रम में जानकारियों की संक्षिप्तीकरण करता है। जैसे क्या है, पहला पाठ्यांश क्या है, पाठ्यांश क्या है। दूसरा है अथवा किसके विषय में है बताएं। वह है क्या अथवा कौन से विषय में है, अति महत्वपूर्ण चीज़ें बताएं। लास्ट में है 10 या कम शब्दों में मुख्य विचार व्यक्त करें, है ना। अर्थात पाठ्यांश क्या है अथवा किसके विषय में है उसके बारे में बताना है, क्या अथवा कौन से के विषय में अति महत्वपूर्ण चीज़ है, अर्थात जो भी बताना उसमें जो जो चीज़ अति मतलब बहुत अधिक महत्वपूर्ण है उसके बारे में बताना है, उस चीज़ के बारे में अधिक जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में बताना। और जो बताना वह कितने शब्दों में, 10 या कम शब्दों में मुख्य विचार व्यक्त करें। ठीक है, तो 10 या उससे कम शब्दों में इसको क्या करना है, मुख्य विचार को व्यक्त करना है। ठीक है, तो आप लोग इस टॉपिक को, ये टॉपिक यहीं अब ख़त्म होता है, तो इस टॉपिक को आप 2 से 3 बार या 4 बार खूब अच्छी तरह से पढ़ लें, है ना। क्योंकि आज आप लोग को क्या पढ़ाया गया है, शिक्षण क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है, अर्थात शिक्षण कक्ष प्रबंधन क्या है ना। शिक्षण कक्ष प्रबंधन
बनाने के लिए या शिक्षण कर क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए एक शिक्षक क्या क्या रणनीति अपनाता है, किस तरह से ऐसे बच्चों को क्लास की व्यवस्था करनी है, इसके बारे में आप लोग को चर्चा हो चुकी है। और इसके बाद क्या पढ़ाया गया है कि शिक्षण रणनीति क्या है, जिसे हम टीचिंग स्ट्रैटेजीज कहते हैं कि शिक्षक किस शिक्षण रणनीतियों के माध्यम से ऐसे बच्चों को शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाए। और इस शिक्षण रणनीति के अंतर्गत दो मुख्य रूप से जो रणनीतियाँ हैं वह है कोऑपरेटिव लर्निंग और पीयर ट्यूटरिंग, सहकारी शिक्षण और सहकर्मी शिक्षण के बारे में, रणनीति के बारे में आप लोग को विस्तृत रूप से बता दिया गया है। तो ठीक है, तो आप लोग इस टॉपिक से क्या करिए, खूब अच्छी तरह से पढ़ लें। और पढ़ने के बाद मैं आप लोग को यहाँ पे 2 क्वेश्चन दूंगा, जिसका आंसर आप असाइनमेंट के तहत लिखकर आप जिस ग्रुप में वीडियो भेजा जाए उस ग्रुप में अपना आंसर भेज सकते हैं, जिससे आप लोगों का मूल्यांकन किया जा सके। तो पहला क्वेश्चन नोट करिए, शिक्षण कक्ष प्रबंधन क्या है, चर्चा कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है शिक्षण रणनीति क्या है। शिक्षण रणनीति के अंतर्गत सहकर्मी शिक्षा, सहकारी शिक्षा जिसे हम कोऑपरेटिव लर्निंग कहते हैं, तथा सहकर्मी शिक्षा जिसे हम पीयर ट्यूटरिंग कहते हैं, उसके बारे में विस्तृत चर्चा कीजिए। ठीक है, तो आज का टॉपिक अब यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम फिर नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।